Hello friends, once again with a new paper of semester 1, that is Constitutional Law of India, of our many law universities, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, हिमाचल यूनिवर्सिटी, कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पर भी सेम 1, सेम 2, सेम 3 में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया का पेपर आता है, उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिस क्वेश्चन का नाम है सेलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि बहुत ही वास्ट, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही एग्जॉस्टिव कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसकी फीचर्स आप लिखते लिखते थकेंगे नहीं कि इतने सारे फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि लीगल सैंक्टिटी प्रोवाइड करता है हमारे प्रिंसिपल्स को, हमारे फंक्शंस को, हमारे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को, उनके फंक्शंस को। इसी वजह से इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम ग्रैंड नॉर्म ऑफ कंट्री भी कहते हैं, जिसमें बहुत सारे नॉर्म्स का इकट्ठा मिक्सचर होता है, उसको कहा जाता है ग्रैंड नॉर्म ऑफ इंडियन कंट्री। तो बेसिकली अगर आपसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स की बात करें, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, लगातार 3-3.5 साल लगकर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने तैयार किया था, बहुत सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ सोर्स लेकर, और उन्होंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार हमें करके दिया था जिसके भरोसे पे आज भी हमारा देश चल रहा है। और अगर हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो शायद ही हमारे देश में आज इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम होता, क्योंकि अंग्रेज़ों के जाने के बाद जो हालात हमारे देश के थे, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के जो हालात हो गए थे, उस हालात को अपने देश में सेट करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो उसी चीज़ के चलते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये जिम्मा दिया गया कि आप एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करके दीजिए जिससे कि हम अपने देश के लॉ एंड ऑर्डर को चला सकें प्रॉपरली, और इसको सही तरीके से हमारा देश जो है वो रन कर सके। तो उन्होंने 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके दिया, जिसको हमने 26 जनवरी 1950 को इनेक्ट किया और तब से लागू हो गया। और इसी कॉन्स्टिट्यूशनल डे को हम एक नेशनल डे के तौर पे मनाते भी हैं। तो पढ़ लेते हैं हम कुछ सेलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेलेंट फीचर्स कौन कौन से हैं। हमारा जो सबसे पहला सेलेंट फीचर है वो है, सबसे पहला, इट इज़ द मोस्ट एग्जॉस्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही वास्ट और बहुत ही एग्जॉस्टिव कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें 395 आर्टिकल्स, जो कि 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स में डिवाइडेड है। इसकी जो नंबरिंग है आज भी सेम है, बट एज एंड व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं तो आर्टिकल्स में हम ABCDOEF ऐसे करके उसको अमेंड कर देते हैं। आपको इसको ऐसे समझा देती हूँ मैं कि जब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स होती हैं, 100-200 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, तो जब भी कोई अमेंडमेंट होती है तो उसको हम आर्टिकल 252A, 253B ऐसे करके हम इसको लिख देते हैं। हम उसके नंबरिंग को और ऑर्डर को नहीं छेड़ते। तो राइट टू एजुकेशन जैसे है आर्टिकल, वो आर्टिकल 21A में है, तो जो कि इंसर्ट किया गया आर्टिकल 21 के अगेंस्ट, तो आर्टिकल 21 में। तो सो टुडे आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ फॉलोइंग 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, 448 आर्टिकल्स हैं आज तक में, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक 105 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। ये सारी अबव फिगर्स जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रहती हैं, मैं अभी की फिगर्स बता रही हूँ। वी शुड ऑल्सो नोट दैट ब्रिटिश हैव नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अंग्रेजों का कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए हैड ओरिजिनली ओनली 7 आर्टिकल्स। जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं। ये जो 7 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए का, उसको अमेंड किया गया है 27 टाइम्स अभी तक। एंड द फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स जो हैं वो उनको हम बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा में 147 आर्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया में 128 आर्टिकल्स हैं जो कि इनेक्ट किए गए हैं। तो देखा जाए तो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, तो सबसे वास्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी हम इसी को कहते हैं। तो ये तो हुआ इसका पहला फीचर कि बहुत ही एग्जॉस्टिव है। और ये एग्जॉस्टिव क्यों है, इसके रीजंस मैंने आपको बता दिए। अगर इसमें कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इतना एग्जॉस्टिव कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, तो आप यही आंसर लिखेंगे।
सेकेंड फीचर इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विद ए प्रीएम्बल, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीएम्बल, आपने वर्ड प्रीएम्बल बहुत बार सुना होगा, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं प्रीएम्बल। प्रीएम्बल इज नथिंग बट द इंडेक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला चैप्टर है, जो पहला पेज है, उसी को हम प्रीएम्बल कहते हैं। तो प्रीएम्बल जो है दैट इज द इंडेक्स या इंटरफेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और प्रीएम्बल का मतलब होता है जहां पर हम कॉन्स्टिट्यूशन का जिस्ट लिख देते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज ए प्रीएम्बल जिसमें इनसाइट्स बताए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। इनिशियली प्रीएम्बल जो था वो कंसिडर नहीं समझा जाता था पार्ट, मगर जब से केशव नंद भारती का केस हुआ है 1973 में, तब से प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट समझा जाने लगा। जब हम केशव नंद भारती का केस पढ़ेंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि प्रीएम्बल में ऐसा क्या था जिसकी वजह से उसको कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रेटेड पार्ट बना दिया गया। उसका केशव नंद भारती केस जो वन ऑफ द वेरी लैंडमार्क केस है, उससे बहुत बड़ा रिलेशन है। नेक्स्ट इज थर्ड फीचर इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है खाली इंडिया की उपज नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है अलग अलग कंट्रीज से लिया गया है। बहुत सारे कंट्रीज से इसके लॉज सेक्शंस उठाए गए हैं। बहुत सारी चीज़ें इंस्पायर करती हैं, जैसे कि आयरलैंड से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें दूसरी कंट्रीज से ली गई हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स जो है वो बहुत ही डाइवर्स है, बहुत ही वास्ट है। Next feature is fundamental rights and duties. The most important part of our constitution is fundamental rights and fundamental duties. Now law के स्टूडेंट होने के बावजूद आपको अगर फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज के बारे में नहीं पता तो हमारे लिए एक शर्म की बात हो जाती है। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो हमारे बीइंग ए सिटीजन हमें बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं। दोज आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दोज ड्यूटीज जो बीइंग अ सिटीजन हम लोगों को बाय डिफॉल्ट करनी होती है, जो हमें निभानी है। दोज आर फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, right to freedom of religion and right to constitutional remedies. These 6 are the major fundamental rights. और 42nd amendment में 10 fundamental duties of the citizen has also been added. पहले fundamental duties नाम की कोई चीज़ नहीं थी, but 42nd amendment जो वही केशव नंद भारती से रिलेटेड था, और उसके बाद बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस आए। 42nd अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जिसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि 10 है वो ऐड की गई थी। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी इसमें डाला गया था। द फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन टुक द आइडिया ऑफ हैविंग सच प्रिंसिपल्स फ्रॉम इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि स्टेट की ड्यूटीज बताता है हमें कि स्टेट को कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए, एक स्टेट की क्या जिम्मेदारी है कंट्री को लेके, वो हमने लिया है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ये प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शंस देते हैं गवर्नमेंट को कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को किस तरीके से काम करना चाहिए। Next very important feature is our Indian constitution is rigid as well as flexible. It is the grinding of rigid and flexibility. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है rigidity and flexibility. आप कहेंगे एक ही साथ एक चीज rigid और flexible कैसे हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। अब ये कैसे डिफाइंड है? रिजिडिटी इस वजह से क्योंकि वो इतना रिजिड है कि उसको चेंज करना इतना आसान नहीं है, आप बहुत जल्दी उसमें अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते। और फ्लेक्सिबिलिटी इस वजह से क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, उसको चेंज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो एक बार छप गया तो छप गया, ऐसा नहीं है। तो इट हैज बोथ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रिजिडिटी एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज सोवरेनिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सॉवरन है। सॉवरन का मतलब एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। इंडिया जो था 1947 से पहले सॉवरन नहीं था, बट 1947 के बाद से इंडिया को सोवरेनिटी का स्टेटस मिल गया। अब ये जो है किसी के इंटरफेरेंस से काम नहीं करता। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज डेमोक्रेटिक स्टेट। ये तो हम सभी जानते हैं, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक स्टेट, और इंडिया में जो भी चीज़ें होती हैं उसमें सबको राइट है, इक्वल राइट्स है, और हम डेमोक्रेसी के साथ चलते हैं। एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स। तो डेमोक्रेसी का मतलब है कि कोई भी किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, हर सिटीजन की इक्वल पॉलिटिकल राइट्स है। नेक्स्ट इज रिपब्लिक। इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। रिपब्लिक का मतलब आज़ाद, जहां पर हेड ऑफ द स्टेट उसका गवर्नर और हेड ऑफ द कंट्री इज प्रेसिडेंट, और उसको इलेक्ट किया जाता है। वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जितने भी MLAs MPs होते हैं वो सब लोगों की पसंद से चूज किए जाते हैं। और हमारे रिपब्लिक का मतलब ये भी है कि यहाँ पर कोई हेरिडिटरी मोनार्की सिस्टम नहीं है, जैसे कि बाहर होता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, प्रेसिडेंट का बेटा प्रेसिडेंट बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है इंडिया में। यहाँ पर
सब कुछ टाइम टू टाइम इलेक्टेड होता है, लोगों की पसंद से होता है और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स ही आगे आते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। नेक्स्ट इज सोशल स्टेट। सोशल स्टेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सोशलिज्म का मतलब है आपको कोई धर्म नहीं मानना है, आपको कोई किसी के अंडर नहीं रहना है, आप इकट्ठे कोई इक्वालिटी यहाँ पर आप रहते हो, और इसके अंदर आप ये भी कह सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन किसी के हाथ में नहीं है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है और कोई आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। यू आर सोशलिस्ट। देन सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म में आ जाती है धर्म की बात कि किसी स्टेट का कोई धर्म नहीं है, हर किसी को अपने धर्म को मानने का पूरा पूरा अधिकार है। इंडिया इज ए सॉवरेन स्टेट। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप फलाना धर्म माने और आप ये ना माने। नेक्स्ट फीचर इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है जहां पर राज्यसभा लोकसभा में पावर डिवाइडेड होती हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें जो है इन्हीं दो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में डिसाइड होती हैं। जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो भी यहीं से होते हैं और इनके जो मेंबर्स चूज किए जाते हैं वो लोगों के द्वारा चूज किए जाते हैं। सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियलिटी। Then the next feature is a blend of federal and unitary system. डेफिनेटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ब्लेंड है, एक मिक्सचर है फेडरलिज्म और यूनिटरिज्म का। मतलब फेडरल और यूनिटरी दोनों सिस्टम हमारे देश में है। और यहाँ पर फेडरल और यूनिटरी का मतलब है फेडरल तो जैसे कि आपकी पावर जो है डिवाइडेड है, जैसे कि आपका यूनियन और स्टेट्स में पावर डिवाइडेड है, फिर उसमें भी आपकी 3 लिस्टें बनी हुई हैं। और यूनिटरी क्या है, क्यों है? क्योंकि यहाँ सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सेंटर उसको हैंडल आउट करता है, अगर स्टेट से नहीं होता तो। जुडिशरी सिंगल है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया में बहुत सारी चीजें सिंगल हैंडेड सॉल्व होती हैं, जिससे ये पता चलता है कि जब टाइम होता है तो सेंटर और स्टेट एक साथ काम करती हैं और जब टाइम नहीं होता तो वो लोग अलग अलग काम करती हैं। आपने इमरजेंसी के टाइम पे भी देखा होगा, जब भी किसी स्टेट में बहुत ज्यादा टेररिज्म या डिस्टर्बेंस होती है तो उसमें प्रेसिडेंट्स रूल लागू कर दिया जाता है। तो इसका मतलब यही है कि आपको जब जरूरत पड़े तब सब एक हो जाते हैं और जब जरूरत नहीं है तो सब अपना अपना काम करते हैं। उसके बाद इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब है हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले डिस्ट्रिक्ट, फिर हाई, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने प्रॉपर एरिया, अपने जोन्स को देखती है, स्टेट या हाई कोर्ट जो होता है अपने स्टेट को देखता है और सुप्रीम कोर्ट अपने पूरे देश को देखता है। तो पहले चीज़ें अगर डिस्ट्रिक्ट या हाई कोर्ट में हैंडल नहीं होती तो उसको सीधा सुप्रीम कोर्ट में डाला जाता है। एक तरह से पेरेंट का काम करते हैं वो कि तुमसे नहीं हुआ हैंडल, तुम मुझे दे दो, कोई बात नहीं, आई विल हैंडल दैट। तो वो वाला सिस्टम है। यहाँ पर इंटीग्रेटेड जुडिशरी आपस में मिलजुल के काम करते हैं। देन इज नेक्स्ट फीचर इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है? हर वो इंसान जो 18 साल से ऊपर का है उसको राइट टू वोट है, उसके वोट को इक्वल वैल्यू दी जाती है, उसको इक्विवेलेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है जो कि 40 साल के 50 साल के पर्सन के वोट को दिया जाता है, वही एक 18 साल के बच्चे को दिया जाता है। और 18 साल से नीचे वाले बच्चे को कोई राइट टू वोट नहीं है, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि 18 साल से नीचे के जो लोग होते हैं उनके अंदर इतनी अभी समझ नहीं होती कि वो गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स का डिसीजन ले सके। तो बेसिकली दीज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि एक एक फीचर आप बड़े प्यार से सजा के लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन डेफिनेटली लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा एंड दिस इज द printed published question of your question paper. So just do it without any second thought. Go through it, make points. 13-14 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, आप 10 भी लिखाएंगे पेपर में, 8-9 भी लिखाएंगे तो भी इट्स मोर देन सफिशिएंट। स्टूडेंट्स, मैं टाइम टू टाइम आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस इसमें पोस्ट करती रहूँगी, तो आप प्लीज़ अपने अगर किसी का सिलेबस थोड़ा सा भी हटके है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना सिलेबस डाल सकते हैं, या फिर मैं आपको अपना नंबर भी बताती हूँ हर वीडियो के एंड में, तो आप मेरा नंबर भी नोट डाउन कर सकते हैं। अगर किसी की कोई रिक्वायरमेंट है तो आप उसके अकॉर्डिंग मुझे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। माई नंबर इज़ 9953308400। Till then, keep liking my videos and subscribe my channel and keep it sharing with your friends. Thank you.